रिलीज़ हो ही गई, जिसे माइक नेल्सन ने डायरेक्ट किया है। और आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो ये है 5.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि पुरानी रॉन्गटन मूवी से थोड़ी कम है। ये मूवी रॉन्गटन मूवी सीरीज से अलग कॉन्सेप्ट पर है, जिसे हम इस मूवी में मिस करेंगे। साथ ही में मूवी में बाकी रॉन्गटन मूवीज़ के पार्ट्स की तरह स्लैशर सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस मूवी का एंड बहुत ही ट्विस्टेड है, तो हमारे साथ में इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन स्कॉट को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में अपनी गुम हो चुकी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने आया था, जो कि अपने 5 दोस्तों के साथ में शहर से दूर टाउन में ट्रैकिंग करने गई थी। लेकिन 1.5 महीने से उन सभी 6 लोगों का अता पता नहीं था। पुलिस ऑफिसर स्कॉट की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। फिर स्कॉट एक होटल में पहुंचता है, जहां से उसकी बेटी जेन ने उससे आखिरी बार फ़ोन पर बात की थी, लेकिन उस होटल से भी स्कॉट को कुछ पता नहीं चलता। फिर जेन के फादर टाउन के एक बार में पहुंचते हैं, जहां पर उससे एक आदमी कहता है कि अगर उसकी बेटी और उसके दोस्त जंगल में गए हैं तो वो उसे ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि जंगल से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। और ये सीन इसी के साथ में यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर अगले सीन में 1.5 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब जेन और उसके बाकी के फ्रेंड्स ट्रैवलिंग के लिए निकले थे। वे सभी 6 लोग थे, जिसमें जेन और उसका बॉयफ्रेंड डार्लस था, मिला और उसका बॉयफ्रेंड एडम, और उनके साथ में एक गे कपल भी था जिनका नाम लुइस और गैरी था। वे सभी फ्रेंड्स डार्लस की कार से थे, और तभी अचानक कार का एक टायर फटता है, जिससे कि गाड़ी अनबैलेंस होती है और उनका एक्सीडेंट होते होते भी बचता है। फिर वे जल्दी से अपनी कार का टायर चेंज करते हैं और आगे टाउन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कोई उन्हें जंगलों के बीचों बीच से देख रहा होता है और उन्हें इसकी कोई खबर नहीं होती। फिर वे उसी होटल में चेक इन करते हैं जहां पर जेन के पिता आए थे। होटल में चेक इन करते समय जेन और उसके बाकी फ्रेंड्स को होटल मैनेजर ये वार्निंग देती है कि अगर वो ट्रैकिंग पर जाने की सोच रहे हैं तो ट्रैक के रास्ते से बिल्कुल भी ना भटके। और फिर सभी उस होटल मैनेजर की बातों को इग्नोर करके अपने रूम में चले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी टाउन के बार में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी बहस एक बूढ़े व्यक्ति से होती है, लेकिन जेन जैसे तैसे उस झगड़े को संभाल लेती है। फिर उन सभी को बार से बाहर निकलते समय एक अनजान व्यक्ति उनकी कार के पास में खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि उनकी कार में कुछ कर रहा होता है, जिससे एडम पहले तो भागने को कहता है, लेकिन जब वो वहाँ से नहीं भागता तो वो उसकी तरफ बोतल फेंकता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर सभी वापस होटल में अपने रूम में आते हैं, जहाँ पर जेन अपने फादर को फ़ोन करके बताती है कि वो कल ट्रैकिंग के लिए निकलने वाले हैं, और यही जेन के द्वारा अपने पिता को किया गया आखिरी कॉल था। अपने फादर से बात करने के बाद जेन डार्लस के पास उसके बेड पर आती है और दोनों इंटीमेट होते हैं, जिन्हें बाहर से कोई देख रहा होता है। जेन अगली सुबह जल्दी जॉगिंग के लिए जाती है, जहाँ पर उसे रास्ते में एक औरत और एक छोटी सी लड़की रूथी दिखाई देती है, जो कि जंगली चीज़ों से बने सामान को जेन को बेचती है। फिर जेन होटल में पहुंचकर अपने फ्रेंड्स के साथ में ट्रैकिंग के लिए निकल जाती है। ट्रैकिंग के दौरान सभी ट्रैक को एंजॉय करते हैं और नेचर की खूबसूरती का मज़ा लेते हैं। डार्लस सभी से कहता है कि यहाँ जंगल में कहीं सिविल वॉर के कुछ निशान हैं, जिन्हें उन्हें सभी को देखना चाहिए, जो कि उनके ट्रैकिंग के रास्ते से थोड़ी दूर जंगलों में था, जिसे पहले जेन मना कर देती है, लेकिन बाद में वो भी राज़ी हो जाती है। जंगल में घंटों चलने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें किसी की आवाज़ आती है। विला जब इस घटना को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है तो वो देखती है कि सामने से एक टूटा हुआ पेड़ लुढ़कता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है, जिससे बचने के लिए सभी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ढलान होने की वजह से एक के बाद एक सभी गिरने लगते हैं। सभी जैसे तैसे उस टूटे हुए पेड़ से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन गैरी इतना खुशकिस्मत नहीं था। वो उस टूटे हुए पेड़ की चपेट में आ जाता है, जिससे कि उसका शरीर पिचक जाता है और वो मारा जाता है। लुइस गैरी का बॉयफ्रेंड था और उसे गैरी की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा रोना आता है। तभी हम देखते हैं कि जेन को वहाँ पर जंगलों की घाटियों में पेड़ों के पीछे से कोई परछाई दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर जल्दी ही वहाँ पर बारिश होने वाली थी और सभी गैरी की डेड बॉडी को वहीं छोड़कर आगे चल देते हैं, और फिर वापस से काफ़ी घंटे चलने के बाद भी वो उस रास्ते पर नहीं पहुँच पाते जहाँ से वो आए थे, और रात होने के साथ साथ वो उस जंगल में भटक जाते हैं और वो रात बिताने के लिए वही जंगल में ही टेंट लगा लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तो जेन के पास में एक परछाई घूमती है, जिसे जेन भी महसूस कर लेती है, लेकिन वो वहाँ पर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता।
अगली सुबह सभी जब अपनी नींद से जागते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जहाँ पर वो पूरी रात से सो रहे थे वो एक ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान है और मिला उन्हें वहाँ पर कहीं नहीं दिखाई देती। सभी को ये लगता है कि शायद मिला बाथरूम गई होगी और जब वो वापस नहीं आती तो डार्लस को वहाँ पर आसपास एक पत्थर दिखाई देता है जो कि एक फाउंडेशन स्टोन होता है जहाँ पर कुछ फैमिलीज़ ने कई सौ सालों पहले शपथ ली हुई थी। तभी अचानक लुइस सभी को ये बताता है कि उनके फ़ोन्स गायब हो रहे हैं और वो डर के मारे मिला को ढूंढते हैं और जंगल में जेन को रूथी दिखाई देती है जो कि उसे टाउन में मिली थी, जिसके पीछे एडम भागता है लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि उसे घसीटता हुआ एक गड्ढे की ओर ले जाता है। एडम पूरा के पूरा उस जमीन में बने हुए गड्ढे में घुस जाता है और डार्लस जब उस गड्ढे में अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उस गड्ढे के अंदर एक सांप होता है। जेन डार्लस और लुइस को जंगल से भागने को कहती है क्योंकि उसे ये लगता है कि कोई उनके पीछे है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। जेन और सभी जब उस जंगल से भाग रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लकड़ी का केबिन मिलता है जिसके अंदर अजीबोगरीब इक्विपमेंट्स और हथियार होते हैं। उन सभी को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर है क्या। फिर तभी अचानक वहाँ पर उन्हें किसी के आने की आहट होती है और जब वे केबिन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो दो अजीब से बड़े बड़े लोग एडम को बांधकर ला रहे होते हैं। जेन, लुइस और डार्लस केबिन में रखे हथियारों की मदद से उन अजीब आदमी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिस भाषा में बात करते हैं वो जेन और बाकी लोगों को समझ नहीं आती। वे दोनों अजीब सी भाषा में जेन से कुछ कहते हैं, लेकिन इतने में एडम उठकर खड़ा हो जाता है और लकड़ी की मदद से उन दोनों में से एक आदमी को पीट पीट कर मार डालता है। एडम उस आदमी के चेहरे पर इतनी बार लकड़ी से वार करता है कि उसका चेहरा फट जाता है और वो मर जाता है, जिसे देखकर दूसरा आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर एडम सभी से ये कहता है कि उसे लगा कि उन दोनों आदमियों ने उसकी गर्लफ्रेंड मिला को मार दिया और इसीलिए उसने उन पर हमला किया, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एडम और बाकी लोगों को मिला दिखाई देती है जिसे कि वो मरा हुआ समझ रहा था और वो उसे भी अपने साथ बाहर की तरफ ले जाते हैं। जब सभी जंगल से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं तो डार्लस भी एक ट्रैप की चपेट में आ जाता है जिससे कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आती और फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन असल में वो बहुत बड़े खतरे से गिर चुके थे। उन सभी के चारों ओर जंगल में रहने वाले लोग भेस बदल कर छुपे हुए थे जो कि लुइस को गायब कर देते हैं और फिर जेन और बाकी के ग्रुप को ये महसूस होता है कि ये जंगली लोग उनके चारों तरफ हैं जो कि उन्हें घेरे हुए हैं, जिनसे बचने के लिए सभी वहाँ से जी जान से भागते हैं। और भागते भागते मिला एक ट्रैप के अंदर गिर जाती है जिसके अंदर नुकीली लकड़ियाँ गड़ी हुई थी जो कि मिला के पूरे शरीर के आर पार हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाती। फिर तभी वहाँ पर एक जंगली आदमी आता है और मिला को तीर से मार डालता है, जिसके बाद वो एडम को भी ट्रैप में फंसा लेते हैं। अब जेन और डार्लस जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस जंगल से भाग नहीं पाते और आखिरकार एक एक करके उन्हें भी वे जंगली लोग पकड़ लेते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब जेन के फादर अपने घर में होते हैं और वे वहाँ से भी जेन की चिंता करते हैं और जेन की स्टेप मदर उससे ये कहती है कि वो जेन की चिंता ना करे और वो उसके बच्चों के बारे में सोचे। इधर जब जेन को होश आता है तो वो अपने आप को एक गड्ढे में पड़ा हुआ पाती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। फिर कुछ समय के बाद एक लेडी जेन को कुछ खाना और पानी देती है और ये वही औरत थी जो कि जेन को टाउन में मिली थी सामान बेचते हुए। कुछ घंटों के बाद में जेन को उस गड्ढे से निकाला जाता है और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर लुइस और डार्लस के साथ में कहीं पर ले जाया जाता है और चलते चलते वे एक आइसोलेटेड एरिया में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक पूरा के पूरा गांव बसा हुआ था और उस इलाके के लोग अलग अलग कामों में लगे हुए थे जो कि किसी भी नॉर्मल गांव में होते हैं। उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जो कि किसी कोर्ट या अदालत जैसा दिखाई दे रहा था और फिर वहां पर जज भी पहुंच जाता है और इसका नाम होता है विनेबल, जो उन्हें उनके गुनाह बताता है। एडम ने एक आदमी का मर्डर किया था जो कि जंगल में शिकार पर अपने भाई के साथ गया हुआ था। मरे हुए आदमी का भाई जज विनेबल से ये कहता है कि उनके जानवरों के ट्रैप में एक लड़का फंस गया था जिसे कि वो बाद में छोड़ने वाले थे, लेकिन उन पर जेन और उसके दोस्तों ने हमला कर उन्हें डराया और एडम ने उसके भाई को लकड़ी से पीट पीट कर मार डाला। एडम का बचाव करते हुए जेन जज से कहती है कि एडम ने जानबूझकर उसे नहीं मारा बल्कि वो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था
और अपनी बात को साबित करने के लिए जेन के पास कोई भी सबूत नहीं था, जिसके बाद जज एडम को मौत की सज़ा सुना देता है, क्योंकि एडम ने कई बार उनके लोगों के साथ टाउन में भी गलत व्यवहार किया। और फिर रूथी भी एडम को आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसी ने उस आदमी को मारा था। एडम को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और जेन और बाकी के लोगों को ज़िंदगी भर के लिए अंधकार की सज़ा, क्योंकि उन्होंने एडम की झूठी गवाही दी थी। फिर हम ये देखते हैं कि एडम को सज़ा देने के लिए लाया जाता है, जहाँ पर जेन से ये पूछा जाता है कि एडम ने उस आदमी को किस तरह से मारा था। विनेबल सभी से कहता है कि वो और उसके लोग यहाँ पर एपलेंसिया में शहरी दुनिया से अलग रहते हैं, जहाँ पर पॉल्यूशन, गंदगी और बीमारियाँ हैं और यहाँ पर सब कुछ नेचुरल है। बाहरी लोग आकर यहाँ पर घुस जाते हैं और नेचर के रिसोर्सेज को ख़राब करते हैं। विनेबल के पूर्वजों ने फाउंडेशन नाम की कम्युनिटी बनाई थी, जो कि पूरी तरह से नेचर से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। एडम को अपने दोस्तों के सामने ठीक उसी तरह से मारा जाता है जैसे कि उसने उस शिकारी को मारा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत थी। और बाकियों को डार्कनेस की सज़ा सुनाई थी, मतलब कि उन्हें ज़िंदगी भर अंधेरे में रहना था। जिसके बाद लुइस को पकड़कर गर्म सरिये से उसकी आंखें फोड़ दी जाती है और उसे एक अंधेरी गुफा में धकेल दिया जाता है। और फिर अब यही होने वाला था जेन और डारियस के साथ में, लेकिन जेन अपना दिमाग लगाती है और विनेबल से कहती है कि डार्लस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जो कि नेचर को बचाने के लिए काम करती है, और डार्लस उनके लोगों के काफ़ी काम आ सकता है, जिसमें वो राज़ी हो जाते हैं। डार्लस तो अपनी स्किल के ज़रिए बच जाता है, लेकिन जेन के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि उसकी जान बचे। फिर जेन अपने आप को ये बोलकर उन्हें सौंप देती है कि उसके परिवार में कोई भी बीमारी नहीं है और उससे हेल्थी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। वो किसी भी मर्द के बच्चा पैदा करने के काम आ सकती है। और फिर जेन भी अपनी सज़ा से बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेन को एक आदमी को सौंप दिया जाता है जिसकी 1 साल पहले बीवी मर चुकी थी, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि विनेबल ही होता है। यानी कि जेन को अब अपनी पूरी ज़िंदगी विनेबल के साथ में उसकी बीवी बन के बितानी थी। अब यहाँ पर स्कॉट यानी कि जेन का पिता काफ़ी लंबे समय से जेन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके हाथों में हर बार नाकामी लग रही थी। फिर अचानक होटल मैनेजर उसे बताती है कि उसने लोगों से ये सुना है कि पहाड़ों में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि सन 1800 के आसपास जंगलों में बस गए। ये सोचकर कि जब भी अमेरिका में युद्ध होगा तो वो बच जाएंगे और अपनी कम्युनिटी बनाएंगे। टाउन के सभी लोगों को फाउंडेशन नाम के उस ग्रुप के बारे में पता था, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं छेड़ता था। लेकिन जो लोग गलती से उनके इलाके में चले जाते हैं वो फिर कभी भी वापस नहीं आ पाते। फिर अगले दिन स्कॉट जेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और होटल मैनेजर उसे अपने कजिन से मिलवाती है, जो कि स्कॉट की मदद कर सकता था क्योंकि उसे भी फाउंडेशन के लोगों से बदला लेना था। और होटल मैनेजर का वो कजिन जंगलों के पहाड़ों से वाकिफ था। स्कॉट जल्दी ही कूपर के साथ में जंगल में पहुंचता है, लेकिन कूपर पहले ही ट्रैप में फंसकर मारा जाता है और स्कॉट उसकी गन और उसके बाकी के इक्विपमेंट्स को लेकर आगे बढ़ता है। चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन स्कॉट को कुछ भी नहीं मिलता और फाउंडेशन के लोग स्कॉट को पकड़कर अपने गांव में ले आते हैं, जहां पर डार्लस स्कॉट को मिलता है और जेन ही अपने पिता के हाथ में तीर मारकर उसे विनेबल के पास में लाती है, जहां पर वो उसे अंधकार की सज़ा सुना देता है। स्कॉट को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार उसकी बेटी जेन उसे पहचान क्यों नहीं रही है और वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। तभी रात के समय में जेन विनेबल से बचकर अपने पिता को छुड़वा लेती है, लेकिन डारियस उसे पकड़ लेता है। जेन डारियस को भी अपने साथ में भागने को कहती है, लेकिन डारियस वहीं रुकने का डिसीजन लेता है। अब जेन अपने पिता स्कॉट के साथ फाउंडेशन से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन वो ये देखते हैं कि बाहर जाने के सभी रास्ते बंद होते हैं। तभी छोटी बच्ची रूथी वहाँ पर आकर दोनों को बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखाती है, जो कि उसी गुफा से गुजरता था जहाँ पर लोगों की आंखें फोड़कर उन्हें अंधकार की सजा सुनाई जाती थी। फिर जेन और स्कॉट जल्दी उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो ये देखते हैं कि कई सारे लोग पहले से ही सजा काट रहे थे। जेन को उस गुफा में लुइस दिखाई देता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और जेन लुइस को इस हालत से छुटकारा दिलवाने के लिए स्कॉट की बंदूक से मार डालती है। फिर जैसे तैसे जेन अपने पिता के साथ में वहाँ से बाहर आती है, लेकिन तब तक फाउंडेशन के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिन्हें मारकर जेन आगे बढ़ती है और दोनों घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फाउंडेशन के लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो कई बार उन्हें चकमा देकर बाहर आते हैं। जेन और स्कॉट भागते भागते सड़क के किनारे तक आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वही लोग दिखाई देते हैं जिनका झगड़ा जेन से बार में हुआ था।
वो लोग भी फाउंडेशन से दुश्मनी रखते थे क्योंकि उनका एक नेफ्यू 6 साल पहले जंगलों में गायब हो गया। वे सभी लोग फाउंडेशन के लोगों पर गोलियां चलाते हैं और बदले में वो भी उन लोगों को मार देते हैं। जेन अपने पिता के साथ में उन लोगों के ट्रक में बैठ जाती है और तभी वहाँ पर विनेबल भी आ जाता है। विनेबल अपनी पत्नी जेन को आवाज़ लगाता है, लेकिन तब तक वे लोग वहाँ पर आग लगाकर भाग जाते हैं और विनेबल बस उन्हें भागता हुआ देखता रहता है। अब इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं और जेन अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाती है। फिर एक दिन होता यह है कि जब जेन अपने घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर विनेबल दिखाई देता है और वो भी मॉडर्न कपड़ों में। जेन को ये फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है और विनेबल उसका बच्चा लेने के लिए ही वहाँ पर आया हुआ है। जेन को विनेबल को अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक पल को ये सोचती है कि वो विनेबल को मार डाले, लेकिन विनेबल उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकता था। जेन कोई भी गलत कदम नहीं उठाती और वहीं रुक जाती है। वो विनेबल से डील करती है कि अगर वो उसकी फैमिली को कुछ नहीं करे तो वो उसके साथ में ज़रूर चलेगी, जिसके बदले में विनेबल भी उससे ये प्रॉमिस करता है कि वो जेन की फैमिली को कुछ नहीं करेगा। बदले में उससे जेन और उसका बच्चा चाहिए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जेन विनेबल की वैन में बैठकर चली जाती है और उस वैन का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। वैन के अंदर जेन सभी को मार डालती है और वो रुचि को लेकर बाहर आती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, रॉन्गटन के इस पार्ट में आपको वो स्लेशर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टोरी वाइज अगर हम देखें तो ये मूवी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। देखा जाए तो ये मूवी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन हम इस मूवी के ट्रेडिशनल विलन कैनी, थ्री फिंगर और डोनल्ड को मिस करते हैं और ये तीनों ही रॉन्गटन मूवी के खुखार विलन माने जाते हैं। लेकिन इस पार्ट में फाउंडेशन नाम की कम्युनिटी है जो कि सन 1800 से इन जंगलों में नेचुरल रिसोर्सेज पर आश्रित होकर रहते हैं। फाउंडेशन के लोग बाहरी लोगों को यहाँ पर आने पर घुसपैठ की सज़ा देकर मार डालते हैं या फिर उन्हें कैद में रखते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी वापस जाने नहीं दिया जाता क्योंकि अगर वो बाहर चले जाएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। टाउन में रहने वाले लोगों को ये पता था कि फाउंडेशन जंगलों में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो उनसे दूरी बनाए रखते हैं। और ऐसे ही जेन अपने दोस्तों के साथ में ट्रैक पर जाती है और डारियस के कहने पर ट्रैक से रास्ता भटक कर जंगलों में पहुंच जाती है और इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन एनीहाउ जेन और डारियस बच जाते हैं। जेन को तो उसके पिता स्कॉट बचा लेते हैं, लेकिन डारियस वहीं फाउंडेशन में रुकने का फैसला लेता है। जेन वेनेबल के बच्चे की मां बनने वाली थी और वेनेबल अपने बच्चे को लेने के लिए वापस जेन के पास आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।